गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करना है, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर है। अगर अब तक आपने बेटा फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितनी चीज़ें अब आपको इस पेपर के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ, बस इन चीज़ों को आप पढ़ के चले जाइएगा बेटा। आपके आसानी से 90+ मार्क्स फिजिक्स के पेपर में आ जाएंगे। अब देखिए, ये तो हमारा पेपर हो गया। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे नाम लिखना होगा। ये आपका सेट नंबर हो गया। आपको बोला गया है कि 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है, जो कि कितने नंबर का है बेटा? 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। जो शुरू के 15 मिनट है वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो सभी प्रश्न आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं सबको करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 5 खंड है, और जो ये पेपर है बेटा पूरे के पूरे 5 खंडों में बनाया गया है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। खंड आ में बहुविकल्पी और प्रत्येक का 1 अंक है। जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। जबकि खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। और जो खंड बा है उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक खंड प्रश्न का आपको 1 नंबर दिया जाना है। खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 1 का है, जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। खंड दा में लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के क्वेश्चन है, जो कि आपको बेटा 3-3 नंबर के हैं। और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस खंड के सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया, मतलब इनमें एक क्वेश्चन है फिर उसका एक अथवा में, उन दो में से कोई एक आपको करना है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल एक ही प्रश्न को करना है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों का समान अर्थ है, ठीक है, सामान्य अर्थ है। जो भी प्रतीक यूज होगा तो उनका जो समान भाषा में मतलब होता है वो चीजें उनको आपको समझना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डा ब्रॉगली तरंग होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। जो बोला जाए ई गतिज ऊर्जा का एक कण है, उसके लिए लुईस डा ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर 2m, या फिर लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर एम ई, या फिर लेमडा इक्वल टू रूट के अंदर 2m बाई एच ई एच, या फिर लेमडा इक्वल टू रूट के अंदर एम ई बाई एच। तो याद रखना बेटा कि जो ई गतिज ऊर्जा का एक कण होता है उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m ई, एच अपॉन रूट 2m ई। ठीक बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले का तो आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। पहले का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? पहले का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या कह रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd हो, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो vd हो और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो इनमें से कौन सा ओम के नियम का पालन करेगा? वीडी समानुपाती होता है ई स्क्वायर के, या वीडी एक नियतांक है, या वीडी समानुपाती होगा ई के, या वीडी समानुपाती होगा वर्गमूल ऑफ ई के। तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉपी में कैसे लिखना है? कॉपी में कुछ इस तरह से आप लोग आंसर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर फर्स्ट के का हो जाएगा फर्स्ट, प्रश्नोत्तर फर्स्ट के खा का हो जाएगा थर्ड। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। वो कह रहा है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। जो प्रकीर्णित अल्फा कण होता है उसका पथ क्या होता है? वृत्ताकार होता है, परवलयकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है, या अतिपरवलयकार होता है? तो याद रखना बेटा, प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ होता है वो अतिपरवलयकार होता है। कैसा होता है बेटा? अतिपरवलयकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो अधिकतम किस में होती है? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए? तो याद रखना बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। बेटा किसके लिए अधिकतम होती है? लाल प्रकाश के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? थर्ड सही हो जाएगा। कॉपी में कुछ इस तरह से लिखना है कि प्रश्नोत्तर फर्स्ट के गा का अतिपरवलयकार, प्रश्नोत्तर फर्स्ट के घा का थर्ड लाल प्रकाश के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो, यदि कोई प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल धारित्र हो,
तो परिपथ में बेस शक्ति क्या होगी? तो परिपथ की जो बेस शक्ति है वो क्या होगी? P इक्वल टू -1 होगी, P इक्वल टू 0 होगी, P इक्वल टू +1 होगी, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर केवल धारित्र लगा हो, क्या लगा हो बेटा? धारित्र, तो व्यय ऊर्जा शक्ति जो होती है वो 0 होती है। व्यय शक्ति कितनी होती है बेटा? 0 होती है। व्यय शक्ति होती है 0। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेश हैं जिनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा गया, तो उनके बीच में वो कह रहा है बेटा 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में, किसमें बेटा? परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो वहां पर जो बल होता है वो 8 न्यूटन का कार्य करता है। जब उन्हीं दो बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी में किसी परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, तो वहां पर लगने वाला जो बल होता है वो 8 न्यूटन होता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? K इक्वल टू -10 होगा, या 10 होगा, या आपके पास 0.01 होगा, या -0.01 होगा। तो देखिए हमको यहां से बेटा परावैद्युतांक के लिए सूत्र होता है वायु में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। तो हमें परावैद्युतांक की वैल्यू चाहिए। वायु में कितना बल लग रहा है? 80, माध्यम में लग रहा है 8। जब भाग दे दोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 10। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आगे बेटा खंडवा। खंडवा में क्या होगा बेटा? आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक एक नंबर के। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने कितने नंबर के? एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि लेंस की फोकस, वायु में फोकस दूरी तथा लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, इन दोनों फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। वायु में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बेटा? 1/f इक्वल टू n-1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। द्रव में डुबोने के बाद लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी आपके पास 1/f डैश। f डैश मान लिया कि वो नई फोकस दूरी है जब आपने उसको द्रव में डुबो दिया है, इक्वल टू n/n डैश -1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, और जैसे ही आप भाग देंगे बेटा, जैसे आप क्या करेंगे? भाग देंगे, तो कुछ ऐसी चीजें बचेंगी बेटा, 1/r1 - 1/r2 और 1/r1 - 1/r2 से बेटा ये चीजें कट जाएंगी ऐसे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा बचेगा, तो ये बचेगा 1/f डिवाइड बाई 1/f डैश, यहाँ बचेगा n-1 डिवाइड बाई n डैश डिवाइड बाई n। तो ये n आ जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा, और ये f डैश कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा f डैश अपॉन f इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n डैश। तो यही लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा लेंस को द्रव में डुबोने के बाद फोकस दूरी का अनुपात होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है? अब वो कह रहा है बेटा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है? तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव का मान 13.6 वोल्ट होता है। इसको लर्न कर लेना बेटा कि जो आपका हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में होता है उसकी आयनन विभव का मान 13.6 वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। अब वो आपसे कह रहा है बेटा कि जो विद्युत चालकता होती है उसकी परिभाषा लिखना और विमीय सूत्र लिखना। तो देखिए विद्युत चालकता क्या होती है बेटा? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विद्युत चालकता कहते हैं, और इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत चालकता के सूत्र की बात की जाए बेटा तो सूत्र होता है G इक्वल टू 1/r1। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा विद्युत चालकता का विमीय सूत्र, तो हो जाएगा बेटा विद्युत चालकता का विमीय सूत्र m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 3 a की पावर 2। तो ये हो गया विद्युत चालकता का विमीय सूत्र। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें जो आमीटर प्रयुक्त होता है वो किस मान को व्यक्त करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के मूल माध्य वर्ग जिसको आरएमएस कहते हैं के मान को व्यक्त करता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो हम आमीटर को प्रयुक्त करते हैं बेटा, ये मूल मध्य वर्ग को के मान को प्रदर्शित करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो देखिए होल पर धनात्मक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। जो आपका होल होता है इस पर बेटा कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का धनात्मक आवेश होता है। और हमसे पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत है, तो ये होता है पीएन संधि डायोड का बेटा परिपथ संकेत। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं पीएन संधि डायोड। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान देखिए, रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। अब वो कह रहा है बेटा कि जो रेडियो तरंगे होती हैं और जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं, इनमें से किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो देखिए सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों से अधिक होती है। तो याद रखना बेटा कि जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति रेडियो तरंगों से क्या होती है बेटा, अधिक होती हैं। अब हम आते हैं बेटा खंड सा में, जिसमें 2-2 नंबर के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नाभिक के की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब वो कह रहा है बेटा कि जो नाभिक है उसकी द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को आपको परिभाषित करना है। किसको परिभाषित करना बेटा, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नाभिक की द्रव्यमान क्षति। तो लिखेंगे बेटा किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियानो, न्यूक्लियानो का मतलब होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इन दोनों के योगफल को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योगफल से कुछ कम होता है। किसी भी जो नाभिक होता है बेटा उसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योगफल से कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान का अंतर ही नाभिक के द्रव्यमान क्षति कहलाती है। तो वास्तविक द्रव्यमान और उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बीच का जो अंतर होता है उसी अंतर को नाभिक का द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सूत्र हो जाएगा बेटा द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर हो गया न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और उसको घटा देना है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से। तो जो भी हमारा मान निकल के आएगा उसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहेंगे। अब देखिए अगला इसमें पूछा गया था बंधन ऊर्जा। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। तो किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा उस न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं बेटा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। और इस बात को याद रखना किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है। अब वो कह रहा है क्राउन कांच से एक द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डिवाई हो, क्राउन कांच का अपूर्णांक 1.65 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। तो आपको दिया गया है बेटा लेंस की क्षमता दी गई -2.5 डिवाई, क्राउन कांच का अपवर्तांक दिया गया है 1.65। ज्ञात क्या करना है बेटा, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है बेटा फोकस दूरी इक्वल टू 1 लेंस की क्षमता। ठीक है, और यहाँ से जो मान आएगा फोकस दूरी को मीटर में आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे f इक्वल टू 1/-2.5। अब अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 10/25। डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा f इक्वल टू -0.4 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप लोग कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 100 का मल्टीप्लाई कर दें। और जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो फोकस दूरी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी है वो आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, -40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ से हम लोग लगा देंगे बेटा लेंस मेकर सूत्र को। तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। वैल्यू रखेंगे बेटा f की जगह -40, n की जगह 1.65, 1 को 1 है, r1 r2 को ऐसे ही लिखा दीजिए। अब जब इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, जब यहाँ पर -1/40 रहेगा, अब 1.65 से जब 1 को सेपरेट कर देंगे तो बचेगा 0.65 और इसको वैसे ही छाप देंगे। अब यहाँ से देखिए बेटा ये माइनस का
1/-40 जो है बेटा इधर है 0.65, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो हो जाएगा 1/R1 - 1/R2 इक्वल टू माइनस का 1/40 इंटू 0.65। अब जब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगी 26, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R1 - 1/R2 इक्वल टू -1/26। अब देखिए यहाँ पर द्वि अवतल लेंस के लिए दोनों वक्रता त्रिज्याएं परिमाण में समान होती परंतु चिन्ह में विपरीत होती, कि जो द्वि अवतल लेंस होता है उसमें दोनों वक्रताएं त्रिज्याएं यानी कि जो R1 R2 होती हैं इनके परिमाण आपस में बराबर होते हैं और चिन्ह एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा विपरीत होते हैं, चिन्ह एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। तो इस नियम को अगर हम लगाएंगे तो मुझको ये पता चल गया कि जो R1 है वो -R होगी और जो R2 है वो +R होगी। अब इन दोनों वैल्यूओं को रख देंगे तो -1/R1 1/R - 1/R इक्वल टू -1/26। जब इनको ऐड करेंगे माइनस का 2/R इक्वल टू माइनस का 1/26, तो माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा हट जाएगा। माइनस से माइनस जैसे ही हटेगा अब यहाँ पे बचेगा R और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 2, तो R की वैल्यू आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 52 सेंटीमीटर। आता है द्वि अवतल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 52 सेंटीमीटर तथा -52 सेंटीमीटर होगी। तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। अब वो कह रहा है कि जो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्रचालन को आपको समझाना है। तो देखिए उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में प्रचालन, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। यानी कि जब आप लोग पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति में का स्थिति लगाते हैं, कौन सी स्थिति लगाते हैं बेटा, अग्र अभिनति की स्थिति बनाते हैं, तो जो पी क्षेत्र होता है उसको बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इससे अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है बेटा, जो अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है बेटा कम हो जाती है और विभव प्राचीर घटता है, और जो विभव प्राचीर है वो घटने लगता है, जिससे बहुसंख्यक आवेशवाहक होल तथा इलेक्ट्रॉन, जो आवेशवाहक क्या होते हैं बेटा होल तथा इलेक्ट्रॉन, आसानी से संधि पार करते हैं और डायोड में उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। और डायोड में क्या होने लगता है बेटा उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये उसका हो गया बेटा चित्र, ये पीएन संधि डायोड हो गया। तो पी सिरा बैटरी के धन सिरे से और एन सिरा बैटरी के ऋण सिरे से हमने जोड़ दिया, तो इतना बना देना, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है बेटा अमीटर में संत प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि अमीटर का जो संत प्रतिरोध है अगर इसके मान को आपने बढ़ा दिया, इसके मान को आपने क्या कर दिया बेटा बढ़ा दिया, तो उसके परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखेंगे बेटा अमीटर में संत प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर, जो अमीटर होता है इसमें संत प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर अमीटर का परास घट जाता है। अमीटर का जो परास होता है बेटा वो तो घट जाता है, अमीटर का जो परास है वो क्या हो जाता है बेटा घट जाता है, तथा इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है, जबकि जो इसकी सुग्राहिता होती है वो क्या हो जाती है बेटा बढ़ जाती है। तो अमीटर के संत का प्रतिरोध का अगर आपने मान बढ़ा दिया तो परास घट जाएगा और सुग्राहिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा खंड दा की। अब देखिए खंड दा में आपसे चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा कितने कितने नंबर के बेटा 3-3 नंबर के। अब उनमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, उसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, एक कोई पतला प्रिज्म है और कांच का बना हुआ है, उसको अगर आपने जल में डुबो दिया तो सिद्ध करना है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो न्यूनतम विचलन होगा वो वायु के सापेक्ष जो विचलन आया है उसका 1/4 रह जाएगा। उसका कितना रह जाएगा बेटा 1/4। और आपको दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का वैल्यू दी गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा दिया क्या गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। सिद्ध करना है कि जो आपका जल का विचलन होगा वो वायु के विचलन का 1/4 होगा, वायु के विचलन का कितना होगा 1/4 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो जल के सापेक्ष कांच का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो हो जाएगा बेटा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डिवाइड बाई
वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक, इन दोनों वैल्यू को रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक आ जाएगा 9/8। कितना आ जाएगा बेटा 9/8। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र होता है n-1a। अब यहाँ पर हम वायु के प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन निकालना है तो यहाँ पर जो आपका अपवर्तनांक है वो रखा जाएगा बेटा ग्लास का, तो लिखेंगे वायु का प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक -1a। तो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक कितना है बेटा 3/2, तो 3/2 - 1a। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2/2 तो यह आ जाएगा a/2। कितना आ जाएगा बेटा a/2। इसी तरह अब हम लिखेंगे बेटा जल में डुबोने पर प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। तो जब जल में डुबोएंगे तो विचलन कोण क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक -1a। तो जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक 9/8 -1a। अब जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा a/8। अब ये समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो कुछ ऐसी चीजें बनेंगी बेटा और इसको काट कूट के आपका यहाँ प्रूव हो जाएगा कि जल में डुबोने के बाद जो न्यूनतम विचलन है वो वायु के न्यूनतम विचलन का 1/4 होता है। ये यहाँ से प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए और इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि जो विस्थापन धारा है उसमें सार्थकता की विवेचना करना है और इसमें और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात करना है। तो देखिए विस्थापन धारा की सार्थकता क्या होती है। विस्थापन धारा मैक्सवेल के समीकरणों को पूर्ण करती है। जो आपकी विस्थापन धारा है ये मैक्सवेल के समीकरणों को क्या करती है बेटा पूर्ण करती है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को पूरी तरह से व्यक्त करती है। और ये जो आपकी विस्थापन धारा होती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच के संबंध को पूरी तरह से व्यक्त करती है। इसके बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व संभव नहीं है और बिना विस्थापन धारा के विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व संभव नहीं है। और आपसे कालांतर पूछा गया था तो विस्थापन धारा तथा चालन धारा के बीच कालांतर, तो लिखेंगे विस्थापन धारा तथा चालन धारा के बीच का कालांतर शून्य होता है। के बीच का जो कालांतर है वो कितना होता है बेटा शून्य होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। अब वो कह रहा है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है और जो नाभिकीय संलयन होता है इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है बेटा जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। जब आप किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, किसकी बमबारी कराते हैं बेटा न्यूट्रॉनों की, तो वह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। उदाहरण के लिए बेटा यूरेनियम को लिया, इसमें हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई तो यहाँ से बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, न्यूट्रॉन बने और एनर्जी निकली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, साथ में हमसे क्या पूछा बेटा इसमें नाभिकीय संलयन। तो अब हम बात करते हैं बेटा नाभिकीय संलयन की। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है बेटी देखिए ध्यान से, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं। जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहलाते हैं। जब दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक नया नाभिक बनाते हैं तो इसी प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। उदाहरण के लिए देखिए दो प्रोटॉन को लिया हमने बेटा, ये संयुक्त होकर बना दिया आपका ड्यूटेरियम को। किसको बना दिया ड्यूटेरियम को। अब जब दो ड्यूटेरियम के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वहां से हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन को आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान है 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम दो क्षैतिज समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। तो अब ये कह रहा है कि एक गोली है प्लास्टिक की जो कि P है जिसका द्रव्यमान दिया गया है वो दो क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में है। तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे ये पूछा गया। तो देखिए ये प्लेटें हैं, इनके बीच का वोल्टता है 1000 वोल्ट
और दूरी है 2 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। प्लास्टिक की गोली का द्रव्यमान दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, गोली पर समान अवस्था से कम या अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव डिवाइड बाई दूरी। तो विभव है 1000, दूरी है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में जब बदलेंगे 2 सेंटीमीटर है, तो जब इसको मीटर में बदलोगे 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 50,000 वोल्ट पर मीटर। संतुलन की अवस्था में हमको ये पता है कि जब ये संतुलन होगा तो ये वाला जो फोर्स है mg, ये बराबर होगा QE के। तो अगर इन दोनों फोर्सों को मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया तो ये हो गया QE बराबर mg। और Q क्या होता है? आवेश। आवेश क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, ये हो गया आवेश। E हो गया mg हो गया। तो n तो हमें निकालना है, E का मान हमें याद होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और E अभी हमने निकाला था 50,000 इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻15 और G की वैल्यू 10 दी गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक, अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आता है प्लास्टिक की गोली में 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। अब वो कह रहा है बेटा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है, साथ ही साथ इनका संचरण आरेख बनाना है कि इनका संचरण आरेख कैसा होता है उसको बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाना है और संचरण आरेख में आपको विद्युत क्षेत्र आयाम और चुंबकीय क्षेत्र आयाम को भी दर्शा देना है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको तैयार करना है वो है व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। सपोषी और व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। अब आपसे वो कह रहा है कि पहले तो आप व्यतिकरण की मुझको परिभाषा बता दीजिए। किसकी बेटा? व्यतिकरण की आप हमको क्या बता दीजिए? परिभाषा बता दीजिए। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि सपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की क्या दशाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको तैयार करना है वो है ऑक्सीजन का परमाणु जिसका द्रव्यमान है बेटा 16 mu है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। इसकी क्या करना है बेटा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007593 AMU तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 1.008982 AMU तथा 1 AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपसे कह रहा है बेटा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान हो, चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। तो अब देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं और इनके बीच जो लगने वाला बल है उसकी प्रकृति आपको बताना है। पहला केस है कि जब दोनों चालकों में जो धारा है वो एक ही दिशा में बहे, और जब दूसरा केस है जब दोनों चालकों में धारा एक दूसरे के विपरीत बहे। तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वह बेटा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच में क्या संबंध होता है, इसको आपको प्रूव कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं करना तो इसमें एक अथवा भी आपको दिया गया है। अथवा यह है कि एक तार का प्रतिरोध है 16 ओम, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई कर का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो अब वो कह रहा है कि बेटा एक तार है जिसका प्रतिरोध है 16 ओम, अगर हमने इसको पिघला करके अब इसको अगर पहले तार की लंबाई थी L तो अब पिघला करके इसको L/2 ही खींचा है, पहले की तुलना में आधी दूरी तक खींचा है, तो इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है आपके पास बेटा किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे ये भी बताइए। अब वो कह रहा है बेटा कि किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि सूत्र का निगम करना है और साथ ही साथ उसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है।
अब देखिए अगर हम लॉन्ग क्वेश्चनों में बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए, तो उनमें से पहला है बेटा, बोर के क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण डे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। अब आपसे वो कह रहा है कि जो बोर के क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है इसको समझा देना है, और साथ ही साथ इसका स्पष्टीकरण डे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया इसको भी बताना है, और बोर के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी इनको एक्सप्लेन कर देना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोट की है। अब वो कह रहा है बेटा निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की जो ऊर्जा है वो kT कोट की है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की आपको क्या करना है बेटा, गणना करना है। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा भी ज्ञात करना है, और जो यहाँ से तरंग दैर्ध्य आएगी उसी तरंग दैर्ध्य के फोटान की आपको ऊर्जा भी ज्ञात करना है। यहाँ के को आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको तैयार करने हैं बेटा, ये भी 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई एक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाएगी। अब आपको ये बताना है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है बेटा, इसमें किरण आरेख कैसे बनता है इसको चित्र के द्वारा आपको बता देना है, और इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए, और इसी चित्र की सहायता से आपको आवर्धन के सूत्र का निगमन कर लेना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन बेटा आपको तैयार करना है वो है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण है, V इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकंड में है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाई वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, और आपको बताना है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल की गणना कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक आपको उचित ग्राफ बना देना V और T के बीच में, T और V के बीच में, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के। तो देखिए चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल क्या है। अब आपसे वो कह रहा है कि जो चुंबकत्व है उसका परमाणुिक मॉडल क्या है उसको एक्सप्लेन करिए। इसके आधार पर चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब वो कह रहा है बेटा कि चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल आपको एक्सप्लेन कर देना है, साथ ही साथ इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद करना है, और प्रत्येक का एक एक आपको उदाहरण लिख देना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक प्रकाश किरण प्रिज्म जो कि दिया है n इक्वल टू √3 से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो, तो जो इस किरण के लिए जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण की तुलना में क्या हो, दुगना हो, तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तनांक कोण क्या होगा इसको आपको निकाल लेना है, ठीक। अब देखिए अगले जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना करना है कि पी टाइप तथा एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। पीएन संधि डायोड के अर्ध तारंग डिस्टकरण प्रक्रिया का परिपथ आरेख भी आपको बनाना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन बेटा आपको लास्ट क्वेश्चन तैयार करना है वो है, स्थिर वैद्युति में गॉस नियम का उल्लेख करना है कि स्थिर वैद्युति के लिए गॉस नियम क्या है, और इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण बिंदु क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए स्रोत आवेश के लिए, तथा टेस्ट आवेश के बीच कूलाम नियम का भी निगमन करना है। तो ये बेटा आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर दिया, और ये आपको कुछ वैल्यू दी गई हैं जो अगर सवाल में कहीं यूज होना है तो इन वैल्यूओं को आप यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके लिए फिजिक्स का जो सबसे ज्यादा वायरल पेपर चल रहा था उसका पूरा डिस्कशन किया है। अब बस इतनी ही चीजों को आपको तैयार करके कल बोर्ड एग्जाम देने चले जाना है। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।